हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है 9 बजे 9 पीएम पे। तो आप सारे लोग जो भी रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे 3-3.5 हज़ार लगभग एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है अपलोड हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे जुड़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अपने डाटा का प्रयोग कर रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको जो है करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है 1999, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2005, डी ऑप्शन है 1998। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। किस वर्ष जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, कमेंट करें आप लोग जल्दी जल्दी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2001। ठीक है, 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फीमेल यूनक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है, क्या नाम है बुक का, द फीमेल यूनक। आप लोग कमेंट करें क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन द सिमोन द बुआरा, बी ऑप्शन है जर्मेन ग्रीर, सी ऑप्शन है ये केट मिलेट है। ठीक है, केट मिलेट, डी ऑप्शन है बेटी फ्रेडन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सारे ही लोग जो है नारीवादी लेखिका हैं और सिद्धांतकार हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फीमेल यूनक ये जो है किसने लिखा है, तो यह बुक लिखा गया है जर्मेन ग्रीर द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये सीमेन द बुआर है, या कहीं कहीं पे बुआरा भी पढ़ा जाता है। तो सिमोन द बुआर यह किसने इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो इनका बहुत फेमस बुक है सेकंड सेक्स। ठीक है, यह इनका मोस्ट फेमस बुक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सेकंड सेक्स बुक नामक बुक किसने लिखा है, तो सिमोन द बुआर। ठीक है, तो इन्होंने सेकंड सेक्स बुक लिखी है। और ये जो जर्मन ग्रीर है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, द फीमेल यूनक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जर्मन ग्रीर जो हैं लेखिका हैं, इन्होंने द फीमेल यूनक नामक बुक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह लिखा। ठीक है, यह किसने कहा था, मातृ तंत्र की समाप्ति जाति का वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जीन पॉल सार्त्रे, बी ऑप्शन है एडम स्मिथ, सी ऑप्शन है नैन्सी चोडोरो, बी ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो मातृ तंत्र की समाप्ति जाति का वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। तो यह किसने कहा है, यह किसका स्टेटमेंट है, तो यह स्टेटमेंट है फ्रेडरिक एंजल्स का। ठीक है, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो मातृ तंत्र है इसकी समाप्ति ही जो है जाति का वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक कोशिका सिद्धांत का परिवर्तन किसने किया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक करेक्ट बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है एल ड्यूमोंट, बी ऑप्शन है के डेविस, सी ऑप्शन है जेसी कॉल्डवेल, डी ऑप्शन है एफ नोटेस्टीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सामाजिक कोशिका का सिद्धांत है इसका परिवर्तन किसने किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल डोमोंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, किसने चरण आप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, हम ऑप्शन देखते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है रमेस्टेन, बी ऑप्शन है के डेविस, सी ऑप्शन है डीजे बॉग
और डी ऑप्शन क्या है, आशीष बोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसने चरण आप्रवास की जो है कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। रॉबिन्सटेन जो महोदय हैं इन्होंने चरण आप्रवास का कॉन्सेप्ट प्रारंभ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, परिवार नियोजन के परे अवधारणा का परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है, इसको आपको जो है करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन के परे अवधारणा का परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन के परे कॉन्सेप्ट का किसने दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बेरेलसन महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यह बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है के रूप में जाना जाता है। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है धन का प्रवाह सिद्धांत, बी ऑप्शन है माल्थस का सिद्धांत, सी ऑप्शन है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, डी ऑप्शन है सामाजिक कोशिका सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि के विकास के चरणों से जोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण की मदद से किया जाता है। किसके, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से जो है जीवन सारणी, जिसे लाइफ टेबल कहा जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, बी ऑप्शन है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, सी ऑप्शन है अपरिष्कृत मृत्यु दर, डी ऑप्शन है आयु लिंग पिरामिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आयु विशिष्ट जो मृत्यु दर है, इसकी सहायता से जो है जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचांक का विकास किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है महबूब उल हक द्वारा, बी ऑप्शन है ए जी फ्रैंक द्वारा, सी ऑप्शन है समीर अमीन द्वारा, डी ऑप्शन है आई वलरस्टीन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मानव विकास सूचांक का विकास किसके द्वारा किया गया था। यह जो है कई बार हमने अपने प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महबूब उल हक महोदय। ठीक है, इन्होंने मानव विकास सूचांक का विकास किया था और यह जो हैं पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने मानव विकास सूचांक का विकास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सहस्रवादी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। ए ऑप्शन है भीषण गरीबी का उन्मूलन, बी ऑप्शन है गरीबी के लिए आवास, सी ऑप्शन है बाल मृत्यु दर में कमी, डी ऑप्शन है पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बताइए आप लोग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गरीबी के लिए आवास जो है सहस्रवादी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमारे जितने भी ये प्रैक्टिस सेट हैं, ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
ए ऑप्शन है सर्वप्रमुख देश, बी ऑप्शन है परिधीय देश, सी ऑप्शन है विश्व स्तरीय देश, डी ऑप्शन है अर्ध परिधीय देश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है इसका अंग नहीं माना जाता है, नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विश्व स्तरीय देश जो है यह विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है, जबकि सर्वप्रमुख देश, परिधीय देश और अर्ध जो परिधीय है यह जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट, ये विश्व स्तरीय जो देश है सी ऑप्शन, यह जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई? 4 ऑप्शन है, आपको इसमें एक करेक्ट बताना है कि जो भारत में सामूहिक सौदेबाजी है इसको जो है कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत दी गई थी? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है औद्योगिक विवाद अधिनियम, बी ऑप्शन है भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, सी ऑप्शन है कारखाना अधिनियम, डी ऑप्शन है औद्योगिक रोजगार अधिनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारत में सामूहिक सौदेबाजी जो कानूनी मान्यता है यह किसके द्वारा दी गई थी? औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? कमेंट करिए आप लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है काम के घंटों को बढ़ा करके, बी ऑप्शन है कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, सी ऑप्शन है उपयुक्त फर्स्ट और दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो जो औद्योगिक कामगारों हैं उनको थकान को कम कैसे किया जा सकता है? कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। जो कार्यस्थल पे है वहाँ पे अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर जो है औद्योगिक जो कामगार हैं उनकी थकान को कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। और सी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है इसमें लिखा है काम के घंटों को बढ़ा करके। तो काम के घंटों को बढ़ाकर आप क्या करेंगे? थकान बढ़ाएंगे या कम करेंगे? तो इससे तो बढ़ेगा ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए उपयुक्त 1 और 2 दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आपको एकदम क्वेश्चन करेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं ए बी सी, तो ये उपयुक्त दोनों में से लगा के टिक करके लोग चले आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? गलत आपका। तो आप जो है ऑप्शन ज़रूर पढ़िए ताकि ये बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, कार्यस्थल पे अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर जो है औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 14 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जिनका संबंध होता है। किससे होता है? ए ऑप्शन है औद्योगिक संगठन से, बी ऑप्शन है ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलापों से, सी ऑप्शन है समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रेड यूनियन है इसके विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिनका संबंध क्या होता है? औद्योगिक संगठन से भी, ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलापों से और समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों से। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हम इसे 14 लेकर ही चलते हैं, ठीक है। किसने यह तर्क दिया था कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध जो श्रमिक है बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था? तो यह किसने कहा है? बताइए आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। कमेंट करें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो ए ऑप्शन है जीएस भल्ला, बी ऑप्शन है पॉल ब्रास, सी ऑप्शन है जे मोहन राव, डी ऑप्शन है ए रुद्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने यह तर्क दिया था कि जो हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ए रुद्रा जो महोदय हैं इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, यह कहा था
कि हरित क्रांति के बाद जो कृषि व्यवस्था है उससे जुड़े हुए जो श्रमिक थे वह जो है बहुत हद तक एक तरह से संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, बताइए आप लोग। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का प्रयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है एस.सी. दुबे, बी ऑप्शन है आस्कर लुईस, सी ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, डी ऑप्शन है ए.आर. देसाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो ऐतिहासिक आंकड़ों, ठीक है, और इसके साथ ही साथ कौन से आंकड़े? अनुभाविक आंकड़ों दोनों का प्रयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? कमेंट करें जल्दी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसने यह तर्क दिया था कि श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय जो कृषक समाज में ये लिखा, ठीक है, वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया? किसने कहा है ये? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है वर्जीनियस खाखा, सी ऑप्शन है आर के जैन, डी ऑप्शन है उत्साह पटनायक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि श्रम के शोषण के मद्देनजर जो भारतीय कृषक है समाज है उसमें वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया। तो यह स्टेटमेंट किसका है? उत्साह पटनायक का। इन्होंने यह तर्क दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किए गए? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है जो जमींदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कृषक समाज के लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? ए ऑप्शन है समजातीयता, बी ऑप्शन है पारिवारिक श्रम, सी ऑप्शन है अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, डी ऑप्शन है विशिष्ट श्रम। तो इसे जो है हमें कूट में भरना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा जो कृषक समाज के लक्षण हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, बी ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, सी ऑप्शन है बी सी डी, डी ऑप्शन है डी सी बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषक समाज के लक्षण होते हैं। तो कृषक समाज के क्या लक्षण होते हैं? बताइए आप लोग, क्या लक्षण है कृषक समाज के? तो ए बी सी, समजातीयता, पारिवारिक श्रम और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, यह जो है कृषक समाज के लक्षण माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से ए बी सी, देखिए ए में है, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? ए ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित हैं? आपको जो है करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है वॉलरस्टीन, बी ऑप्शन है वॉटर्स, सी ऑप्शन है गिडेंस, डी ऑप्शन है रॉबर्टसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो वैश्वीकरण में आधुनिकता, ठीक है, ये जो आधुनिकता है और उत्तर आधुनिकता है दोनों सम्मिलित होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कि ये जो रॉबर्टसन महोदय हैं इन्होंने यह कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसमें जो है आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों का ही मिश्रण पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण, विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी सृजित करता है उसे निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ए ऑप्शन है सौर
सार्वभौमिकरण, बी ऑप्शन है संकीर्णतावाद, स्थानीयकरण, सी ऑप्शन है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण, ठीक है, विशेषीकरण और क्या पाया जाता है, स्थानीयकरण भी, ठीक है, और सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी क्या होती है, सृजित होती है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है, क्या कहा जाता है उसे? भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, या क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इस समय ग्लोबलाइजेशन ये जो टर्म है यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और किसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है तो आप लोग जान चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल पर बुक्स से रिलेटेड जो फेमस बुक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो सारे ही बुक्स हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए, और वहाँ पर आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1993 में लिखित मैकडोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है जॉर्ज रिटजर, बी ऑप्शन है बी स्मार्ट, सी ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, डी ऑप्शन है आई वॉलरस्टीन। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो 1993 में जो मैकडोनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी बुक है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह बुक लिखा गया था जॉर्ज रिटजर महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है हेल्ड, बी ऑप्शन है ओहेम, सी ऑप्शन है हर्स्ट, डी ऑप्शन है थॉमसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यह किसने प्रतिपादित किया है कि जो वैश्विक बाजारीकरण है, ठीक है, इसका वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है क्या? जो वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, तो यह किसने कहा है, यह किसने प्रतिपादित किया है यह सिद्धांत? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ओहेम महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि हम नए नए क्वेश्चंस लाते रहें, और आप लोग कमेंट्स भी करें ताकि हमें जो है उत्साहवर्धन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, तो इसलिए आप लोग प्यारा सा कमेंट आप लोग अवश्य करें, और शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर, इससे एक जो है खुशी मिलती है और थोड़ा उत्साहवर्धन भी मिलता जाता है कि ठीक है करते हैं काम आगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, बी ऑप्शन है पी.एम. कोलेंडा, सी ऑप्शन है आई.पी. देसाई, डी ऑप्शन है आई करवे, मतलब इरावती करवे हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 से क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि परिवार, जो भारतीय परिवार हैं इसको 12 श्रेणियों में बांटा है। किसने बांटा है आप लोग बताइए, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी.एम. कोलेंडा। ये जो पी.एम. कोलेंडा महोदय हैं, इन्होंने भारतीय परिवार को कितने श्रेणियों में बांटा है? 12 श्रेणियों में। ठीक है, 12 श्रेणियों में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, सी ऑप्शन है मैकियम मैरियट, डी ऑप्शन है आर रेडफील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में कितने परंपरा? 6 स्तरीय परंपराओं को, भारत की जो परंपराएं हैं इसके कितने स्तरीय में बांटा गया है? 6 स्तरीय वर्गीकरण। तो किसने किया है भारत की परंपराओं को 6 स्तरीय में, ग्रामीण और शहरी परिवर्तनों के मूल्यांकन करने के बाद? तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, एस.सी. दुबे महोदय ने भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा?
संदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है एस सी दुबे, डी ऑप्शन है डी पोकोक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, योगेंद्र सिंह। ठीक है, उनका यह कथन है कि जो सांदर्भिक रूप से संस्कृतिकरण जो जाति की एक गतिशीलता की क्या है? एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने संस्कृतिकरण को सांस्कृतिक गतिशीलता की धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है राजनैतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे। निम्नलिखित में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है एडवर्ड सिल्स, बी ऑप्शन है एम फीदरस्टोन, सी ऑप्शन है लायोड आई रुडोल्फ, डी ऑप्शन है जेम्सन फ्रेडरिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसने जो है परंपरा की आधुनिकता में इस तथ्य को बताया है? क्या बताया है कि भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन और अन्यथा परंपरा के क्या है? एक विशेष प्रतीक हैं जो राजनैतिक आधुनिकता को के लक्ष्य प्राप्त करने में क्या रहते हैं? सफल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लायोड आई रुडोल्फ महोदय ने यह स्टेटमेंट बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हमारे एमसीक्यू इसमें रिवीजन में सीरीज में आपको कई बार मिला होगा ये क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? निम्नलिखित लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से संबद्ध नहीं है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है सदरलैंड और क्रेसी, बी ऑप्शन है इलियट और मैरिल, बी सी ऑप्शन है कोजर और रोजनबर्ग, डी ऑप्शन है बंस और टीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऐसा इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा युग्म या जोड़ा है जो अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से संबद्ध नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, कोजर और जो रोजनबर्ग हैं इन्होंने अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से संबद्ध नहीं माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है क्या है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्वीकरण स्वीकारोक्ति, बी ऑप्शन है कलंक, सी ऑप्शन है प्रेरणा, डी ऑप्शन है आकांक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है। किसकी संकल्पना है नामपत्रण कॉन्सेप्ट में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कलंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि विसामान्यता का अनुकरण जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए ऑप्शन है एच.एस. बेकर, बी ऑप्शन है जी टार्ड, सी ऑप्शन है ई दुर्खाइम, डी ऑप्शन है एस कोहेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है? जी टार्ड महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये सबको पता होगा, बताइए, कमेंट करें जल्दी 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 आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 30 है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है 1988, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2004, डी ऑप्शन है 2005। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग बताइए आपका कितना राइट हुआ क्वेश्चन। आप लोग कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।
और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़े। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करें ताकि आपको नई नई सूचनाएं या फिर वीडियो से रिलेटेड या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।